अब इसी तरीके से जब ये करंट है तो करंट इस डायरेक्शन में है, तो ये जो एरिया है ये बेसिकली ऐसे है, ये ऐसे सर्कल है। इस सर्कल को मैंने इस तरीके से करके दिखाया है कि सर्कुलर शीट है और सर्कुलर शीट में इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट में और इस सर्कुलर शीट में 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। भाई ये जो शीट है इसके बाहर को निकलता हुआ ही तो होगा, तो ये जो सर्कुलर शीट है, सर्कुलर शीट ऐसे ना रखकर ऐसे रखी हुई है, तो इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हमारा यही होगा। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि अगर एरिया वेक्टर में, अगर एरिया में और करंट में 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए एरिया ऐसा है, थोड़ा सा टिल टिल करके ले रखा है, ऐसा दे रखा है एरिया, एरिया ऐसा दे रखा है, सीधा नहीं कर रखा उसको, एरिया ऐसा है और करंट इसमें से ऐसे निकल रहा है, ये आया ऐसे निकल गया करंट, ऐसे आया ऐसे निकल गया, ऐसे आया और ऐसे निकल गया। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो अगर ये कहा जाए कि करंट की डायरेक्शन में क्या है, करंट की डायरेक्शन में ये दिखाई दे रहा है मेरे को कंपोनेंट ए एन। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट जा रहा है? करंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट जा रहा है ए एन। ठीक है, और एक्चुअल में जो ये एरिया है, इस एरिया के परपेंडिकुलर अगर मैं निकालूं तो एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऐसे निकल रहा है। मेरी बात समझ में आ गई कि एरिया वेक्टर क्या होता है? जो भी शीट, उस शीट पर 90 डिग्री का एंगल, तो ये शीट टेढ़ी हो रखी है, तो इसका मतलब इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो भी तो उतना ही टेढ़ा हो जाएगा। जब ये शीट सीधी रखी हुई थी तो एरिया वेक्टर सीधा था, लेकिन अब ये शीट टिल्टेड हो गई तो अब एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। तो एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन में जो एरिया का जो कंपोनेंट है उसके साथ में एंगल बना रहा है या थीटा, तो ये ए एन क्या हो जाएगा? जब एंगल जिसके साथ बनता है वो वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाता है? कॉस थीटा। यस सर। एंगल बनता है तो वो वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है? कॉस थीटा। मैं बोलूंगा इट इंप्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए? ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ए एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। पेज नंबर 7 पर ही बिल्कुल लास्ट में ये चीज मैंने मेंशन कर रखी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये नोट्स में दे रखा है कि ए एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सर हाँ जी। सर अगर हमने शीट के दोनों साइड से करंट पास कराया तो इधर से भी और इधर से भी, हाँ, तो क्या होगा? नहीं नहीं ऐसा है, देखिए ये शीट है और हमने करंट की डायरेक्शन दे दी कि करंट इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि मैं करंट की डेंसिटी निकालना चाह रहा हूँ, करंट की डेंसिटी कितनी है? तो क्या है कि ये जो शीट है ना, इस पूरी शीट में करंट जा रहा है, इस पूरी शीट में जा रहा है करंट। नहीं सर वो तो सही है, मेरा कहने का मतलब था जैसे एक तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है हाँ, और हमने एक और करंट इंड्यूस कर दिया जो राइट टू लेफ्ट जाएगा, नहीं नहीं तो ये उसकी पॉसिबल नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता। किसी भी एक कंडक्टर में, जैसे ये सर्कुलर शीट ली है, तो ये सर्कुलर शीट है, कंडक्टर है, तो किसी भी कंडक्टर में ना करंट की डायरेक्शन एक ही रहेगी, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, एट द सेम टाइम करंट की दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं हो सकती। समझ गए? सर। अब इसके बाद मुझे क्या देखना है इसमें कि ये हो गया ए एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो जब नॉर्मली हमने नॉर्मल केस देखा था तो उसमें मैंने ये बोला था कि ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो हमने क्या बोल दिया था? करंट डेंसिटी आई अपॉन ए। अब सेम डायरेक्शन में क्या है? ए एन। तो इस केस में करंट डेंसिटी क्या होगी खुद बता दीजिए? आई अपॉन ए एन। भाई सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन में एरिया का कौन सा कंपोनेंट है? ए एन। तो ये क्या हो गया? आई अपॉन ए कॉस थीटा। बताइए क्लियर है कि नहीं? ठीक है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। पेज नंबर 8 पर आ चुका हूं मैं, यहाँ देख लीजिए ऊपर, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, यहां से मैं कहूंगा कि आई क्या हो गया? यहां से बेटा आई क्या हो जाएगा? J ए कॉस थीटा। हम ये जानते हैं आई की वैल्यू J cos थीटा, हम ये जानते हैं कि अगर
दो वेक्टर होते हैं मेरे पास, मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब जब यहाँ पर जे ए कॉस थीटा दे रखा है तो इसका मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही होगा। बताओ समझे कि नहीं, जे वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बताइए समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. ठीक है ना। तो अब हम ये कहेंगे द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट, ये आप वैसे ही बता सकते हो। आई क्या होता है एम्पियर, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, the conductance of a conductor is the ease with which electric charges flow through it. It is equal to the reciprocal of its resistance and it is denoted by capital G. हमने देखा था रेसिस्टेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि रेसिस्टेंस जो है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो जब किसी भी चार्ज कैरियर्स का फ्लो मतलब करंट, करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का जो उल्टा होता है यानी कि करंट को फ्लो करवाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। तो डेफिनेशन है द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ईज, ईज मतलब आसानी, इज द ईज विद व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू इट। कि अगर कंडक्टेंस अच्छा है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस बड़े आराम से फ्लो करेंगे। और कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। अनिकेत और आकृति दोनों बता दीजिए कि ये करंट डेंसिटी तो समझ में आ गया ना। Yes, sir. चलिए जी, अब मैं बात कर रहा हूँ, अगला टॉपिक है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस में है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। इट इज द ease with which flow of charge, ease with which charges flow through a conductor and it is equal to reciprocal of resistance। तो ये G होता है, G is equal to 1 upon R। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी भाई, ये क्या हो गया, इसकी रेजिस्टेंस की क्या होती है ओम, तो इसकी एसआई यूनिट होगी पर ओम, या तो ओम की पावर -1 कह दो, पर ओम बोलते हैं जिसको, या फिर इसको बोल देते हैं बेटा मोहो, MHO मोहो। ओम का उल्टा OHM, उल्टा लिख दिया MHO, या फिर इसको मोहो भी बोलते हैं, और या फिर इसको बोलते हैं सीमेंस, SIEMENS, सीमेंस, जिसको हम कैपिटल एस भी लिख देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं कंडक्टेंस, उसी तरीके से एक नई टर्म आती है कंडक्टिविटी। एक नई टर्म आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सिग्मा। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सिग्मा। अगर मान लीजिए कोई भी रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को मैं बोलता हूँ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ये होता है 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। जिस तरह से रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कहलाता है कंडक्टेंस, उसी तरह से रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कहलाता है कंडक्टिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और रेसिस्टिविटी का तो मुझे मालूम है, मैं इसको डिनोट करता हूँ रो से। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि ये जो रो होता है, इस रो की यूनिट होती है ओम मीटर। हम जानते हैं ना, देखिए रो क्या था, RA अपॉन एल, ये होता था ना RA अपॉन एल, और रेसिस्टेंस होता था ओम, एरिया होता था मीटर स्क्वायर, और लेंथ होती थी मीटर। तो एक इस मीटर से मीटर कट गया तो यूनिट क्या हो गई ओम मीटर। यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया ओम मीटर। ठीक है, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई एसआई यूनिट।
कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम पर मीटर, और पर ओम की जगह बेटा क्या लिख सकता हूँ मैं, मोह मोह पर मीटर, और इस मोह की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीमेन, यानी कि एस एम की पावर -1। बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, अब इसी तरीके से ये हमारे पेज नंबर 8 पर था, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। इसके बाद मैं पेज नंबर 9 पर आ जाता हूँ। पेज नंबर 9 पर है अब यहाँ पर स्टार्टिंग में वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ये भी काफी आसान है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें हम ये कहते हैं, मैं इधर से ही मिटाकर यहाँ समझा रहा हूँ। अगला है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखिएगा, इफ कैपिटल ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स इज गिवन बाय। पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है, मैं ये जानता हूँ, कैपिटल बी इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू एल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें, इफ ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, कंडक्टर की अगर लेंथ एल है तो कंडक्टर की लेंथ और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। एक तो ये चीज है। फिर मैं ये कहता हूँ, एंड फ्रॉम ओम्स लॉ, जो हमने ओम्स लॉ अब तक देखा है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू होता है आई आर, और रेजिस्टेंस को अगर मैं रेसिस्टिविटी की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल टू आई, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और अगर अब ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अगर इक्वेट कर दूं, इक्वेट 1 एंड 2, अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं तो बेटा मेरे पास ये आ जाएगा ई एल इज इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं बोलूंगा कैपिटल ई इज इक्वल टू आई अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई रो। आई अपॉन ए ये एक नई टर्म है। आई अपॉन ए मैं अभी अभी करके आया हूँ कि करंट पर यूनिट एरिया, इसको मैं क्या बोलता हूँ, करंट डेंसिटी, यानी कि जे बोल देते हैं इसको। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि E इज इक्वल टू हो गया जे रो। बता दीजिए यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में इसमें क्या कर सकता हूँ कि हमने कहा as the direction of current density J vector is same as that of electric field, we can write the above equation as, ये जो करंट डेंसिटी है J और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि E वेक्टर इज इक्वल टू J वेक्टर इनटू रो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर एक काम और करा जा सकता है कि जैसे ये रो है, इस रो को मैं लिख सकता हूँ, रो तो हो गया हमारा रेसिस्टिविटी, इसको अगर कंडक्टिविटी की फॉर्म में लिखना हो तो क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर, और ये हो गया 1 अपॉन सिग्मा। सिग्मा इज योर कंडक्टिविटी, सिग्मा को इधर ले आइए, तो सिग्मा ई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर, या पलट कर लिख दो, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। बताइए कि समझ में आ गया। तो this equation, this equation is known Yes, as the sir. vector form of Ohm's law। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ये है, क्लियर है। उसके बाद हम ये कहते हैं
कि हम ये तो जानते ही हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये तो हमको मालूम है। लेकिन अगला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिस्टिविटी वैल्यूज। कि मैं क्लासिफिकेशन तो करना चाहता हूँ, लेकिन अब उस क्लासिफिकेशन में मैं रेसिस्टिविटी को इंक्लूड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पेज नंबर 9 पर बिल्कुल नीचे की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक देखिए ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिस्टिविटी वैल्यूज। ये सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन अब मैं उनकी रेसिस्टिविटी वैल्यूज की बेस पर करना चाहता हूँ। मतलब क्या, कि जैसे कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है, तो अब तक तो मैं कंडक्टर की एक डेफिनेशन करता आया था। वो डेफिनेशन ये थी कि एनी सब्सटेंस व्हिच allows the flow of current through it is known as a conductor. Any substance which blocks the flow of current through it is known as an insulator. लेकिन अब रेसिस्टिविटी के बेस पर मैं कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो हम इसमें ये बोलेंगे द मटेरियल्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फेयरली वेल आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मैं जानता हूं कि जो अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। They have low resistivities in the range of 10 की power minus 8 ohm meter to 10 की power minus 6 ohm meter। तो इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है ना रो, इस ये होती है 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर से 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर तक। बेसिकली मैं सिर्फ ये चीज पढ़ना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं पढ़ना चाह रहा। कंडक्टर में जानता हूँ, बच्चा बच्चा जानता है कंडक्टर में कोई बात नहीं है। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है कंडक्टर की? एक अच्छे कंडक्टर की रेसिस्टिविटी 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर से 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर के बीच में होनी चाहिए, पहली चीज की। फिर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 से हमने स्टार्ट करा। यहाँ पर जो अगला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज इंसुलेटर। फिर अगला है सेमीकंडक्टर, ये वाला। ठीक है, तो मैं पहले इंसुलेटर की बात करता हूँ। द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ये हम जानते हैं। दे हैव हाई रेसिस्टिविटी, इनकी रेसिस्टिविटी हाई होती है। जो सेकंड है इंसुलेटर, इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है ये होती है 10 की पावर 4 ओम मीटर। ये समझ में आ गया? रेसिस्टिविटी हाई होने का मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा, रेसिस्टिविटी कम होने का मतलब क्या है कि ये करंट को बिल्कुल नहीं रोकते या बहुत कम रोकते हैं। रेसिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि करंट को बहुत ज्यादा रोकते हैं। रोकते हैं मतलब करंट को फ्लो ही नहीं होने देंगे, मतलब ये इंसुलेटर है। अगला देखते हैं, थर्ड जो है वो है सेमीकंडक्टर। These are the materials whose resistivities lie in between those of conductors and insulators. तो जिन मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है उनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। ठीक, तो देखिएगा इनकी रेसिस्टिविटी क्या होगी भाई? इसमें मैक्सिमम रेसिस्टिविटी कितनी होगी? 10 की पावर माइनस 6, और इसकी रेसिस्टिविटी 10 की पावर 4। इनकी रेसिस्टिविटी 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर से 10 की पावर 4 ओम मीटर के बीच में लाई करती है। इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। बताइए, समझ गए? समझ Yes, गए? sir. ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है Yes. वो है, हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉमन कमर्शियल रेसिस्टर्स। अब ये क्या चीज है, ये हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ये देखते हैं जरा। अभी तो देखिए आप लोग घरों में हो तो आप लोगों ने देखा नहीं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जब स्कूल में कराया जाता है तो आपको प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं इसके। तो उसमें ना आपको ये दिखाया जाता है। मैं भी कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ, अगर मैं कॉलेज जा पाता तो मैं आपको अभी यहाँ पर स्क्रीन पर ही दिखा देता कि कमर्शियल रेजिस्टर किस तरह के होते हैं। हम यहाँ पर जो अगला टॉपिक करेंगे वो है कॉमन कमर्शियल रेजिस्टर्स।
तो कमर्शियल रेसिस्टर्स जो है वो होते हैं कि जो हम रेसिस्टेंसेस यूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो वो जो कमर्शियल रेसिस्टर्स होते हैं, मतलब कमर्शियली जो मैं कमर्शियल जो डिवाइसेस हैं जैसे फ्रिज है, टीवी है या सीडी प्लेयर है, तो इन सभी डिवाइसेस के अंदर जो मैं रेसिस्टर्स यूज करता हूँ वो हमारे कौन कौन से टाइप के रेसिस्टर्स होते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, देखिए एक तो होता है वायर बाउंड रेसिस्टर और एक होता है कार्बन रेसिस्टर। तो पहला तो होता है वायर बाउंड रेसिस्टर। देखिए थ्योरेटिकल टॉपिक है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसकी डेफिनेशन एटलीस्ट उतनी जरूर लिखेंगे जितनी मैंने नोट्स में मेंशन कर रखी है। उससे ज्यादा लिखते हैं वो आपकी मर्जी है। देखिए इतना मेंशन कर रखा है यहाँ पर वायर बाउंड रेसिस्टर के बारे में, अगर पूछा जाए तो आप इतना जरूर मेंशन करेंगे वायर बाउंड रेसिस्टर के बारे में। मैं बता देता हूँ क्या है। These are made by winding the wires of an alloy। alloy क्या होता है कि जब किसी मेटल के साथ में किसी इम्प्योरिटी को मिक्स कर देते हैं उस मेटल की मजबूती को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं alloy। तो these are made by winding the wires of an alloy like manganese, tungsten और nichrome, ठीक, ऑन एन इंसुलेटिंग बेस, किसी इंसुलेटिंग बेस पर, किसी इंसुलेटिंग बेस यानी कि कोई रबर हो गया या प्लास्टिक हो गई या वुड हो गई, उसके ऊपर जब मैं किसी अलॉय के वायर को वाइंड कर देता हूँ, लपेट देता हूँ, तो मेरे पास वायर बाउंड रेसिस्टर बन जाता है। The advantage of using these alloy is that they are relatively insensitive to temperature, कि अगर टेम्परेचर बढ़ता भी है तो उनके रेसिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ गई? ये बहुत आसान है। वायर बाउंड रेसिस्टर का मतलब क्या है कि हमने कोई अलॉय लिया और तीन अलॉयज है जो मुझे ध्यान रखने हैं, कॉन्स्टेंटन, निक्रोम और मैंगनीज, ये तीन अलॉयज होते हैं। तो हमने किसी एक इंसुलेटिंग बेस पर लिया, फॉर एग्जांपल कोई प्लास्टिक लिया और उसके ऊपर वायर को लपेटते चले गए, लपेटते चले गए, लपेटते चले गए। तो उसको लपेटने से फायदा क्या होता है कि ये इंसेंसिटिव टू टेम्परेचर हो जाते हैं, कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी बढ़ जाता है तो भी रेसिस्टर की परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर बहुत कम भी हो जाता है, बहुत ठंडा वेदर हो जाता है, तो भी मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो प्रॉपरली काम करता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ा, बहुत ज्यादा गर्मी आ गई तो मेरा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो फूक गया, खराब हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ठंड आई तो मेरा जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो खराब हो गया। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो ये वायर बाउंड Yes, रेसिस्टर yes. ठीक, ये इसका एडवांटेज होता है कि दे आर इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ आपको ये चीज याद रखनी। अगला है जो सेकंड टाइप है वो है कार्बन रेसिस्टेंस। सर इसकी डिसएडवांटेज बता दो। इसकी डिसएडवांटेज जो है ना वो यही है कि जो मुझे वायर चाहिए होता है वो वायर काफी लंबा चाहिए होता है और ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वायर बाउंड रेसिस्टर जो है ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है कि अगर मुझे ज्यादा वैल्यू का रेसिस्टेंस चाहिए, मैं डिसएडवांटेज इसमें लिखनी भूल गया कि इसमें वायर हमें काफी लंबा चाहिए होता है, तब जाकर ये रेसिस्टर डिजाइन होता है। तो इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और हम ये चाहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, चाहे मोबाइल फोन हो चाहे टीवी हो, तो टीवी भी मैं चाहता हूँ कि बहुत स्लिम होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए। मोबाइल फोन भी मैं चाहता हूँ कि बहुत पतला होना चाहिए। कोई भी अगर मैं डिवाइस चाहता हूँ ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जगह घेरे। तो अगर उसके अंदर कंपोनेंट्स लगते हैं, रेजिस्टेंस भी लगता है, कैपेसिटेंस भी लगता है, इंडक्टेंस भी लगता है, तो अगर वो ज्यादा जगह घेरेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिवाइस हैवी भी हो जाएगी और वो डिवाइस थोड़ी जगह भी ज्यादा घेरेगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज होती है कि ये जगह ज्यादा लेता है क्योंकि इसको ज्यादा वायर चाहिए होता है। समझ गए? तो ये चीज मैं Yes, नोट में yes. लिखना भूल गया हूँ, ये आप लिख लीजिए कि इसको ज्यादा जगह चाहिए होती है, कि स्पेस कॉन्स्टेंट होता है इसका। लिमिटेशन आप लिख लीजिए स्पेस कॉन्स्टेंट, ये सर ज्यादा किस जगह लेता है। ठीक है, चले आगे। Yes, yes. चलो जी, उसके बाद बात करते हैं कार्बन रेसिस्टर्स की। ये जो नेक्स्ट है हमारा, ये रहा कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर ये पूरा इतना मेंशन कर रखा है, करना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, दे आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेसिन बाइंडर। रेसिन बाइंडर क्या होता है कि एक रेसिन होता है जो चिपकाने के काम आता है, और क्ले चाहिए होता है। क्ले होती है जो चाइना क्ले होती है ना, वो मिट्टी चाहिए होती है उसको।
बनाने के लिए, जैसे हम खिलौने वगैरह बनाने के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है, आपने बचपन में गेम खेला भी होगा, वो वाली थी। तो दे आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेसिन बाइंडर which are pressed and then molded into cylindrical rods by heating। तो उनको प्रेस करके और सिलेंड्रिकल रॉड्स की शेप में कर दिया जाता है, इस तरीके का होता है। तो कार्बन ब्लैक का मतलब ये होता है कि ब्लैक ब्लैक कलर का कार्बन हमको चाहिए होता है इसमें। कार्बन ब्लैक बेसिकली कार्बन की एक कैटेगरी है, ठीक है, वो मतलब कोल से डिराइव होती है। तो वो चाहिए होता है, क्ले चाहिए होता है और रेसिन बाइंडर चाहिए होता है, उसकी हेल्प से कार्बन रेसिस्टर हमारा बन जाता है। अच्छा, अब ये जैसे छोटी छोटी रॉड्स होती है, रॉड्स की शेप का होता है, ये मैंने इतना बनाकर दिखा दिया, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक से होते हैं। द रॉड्स आर एनक्लोज्ड इन अ सेरामिक और प्लास्टिक जैकेट। तो प्लास्टिक कोटिंग होती है चारों तरफ, और प्लास्टिक कोटिंग के अंदर होता है ये सारा का सारा जो होता है, ये कार्बन ब्लैक रेसिन बाइंडर की हेल्प से उसको चिपका दिया जाता है। कार्बन ब्लैक और क्ले, ये इनकी हेल्प से बनाते हैं इस रेसिस्टर। The rods are enclosed in a ceramic or plastic jacket. They have the following advantages. इनकी तीन एडवांटेज होती है। पहला, they can be made with resistance values ranging from few ohms to several million ohms। कि मैं कार्बन रेसिस्टर बना सकता हूँ बहुत छोटी वैल्यू पे, बहुत कम ओम्स के बना सकता हूँ, और बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ ओम्स के भी मैं कार्बन रेसिस्टर बना सकता हूँ, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम वायर बाउंड रेसिस्टर बनाने लगे ना बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज के, तो पता चला वो रेसिस्टर ही इतना बड़ा हो गया है ना, तो वो बनाना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो वो इस वजह से ऑब्सोलीट हो जाता है वायर बाउंड रेसिस्टर। सेकंड है, दे आर क्वाइट चीप एंड कॉम्पैक्ट। बहुत छोटे होते हैं और बहुत चीप होते हैं। तो जब छोटा है तो जो चीज छोटी है इलेक्ट्रॉनिक्स में वही चीज बिकती है, ठीक है। तो दे आर क्वाइट चीप एंड कॉम्पैक्ट। जैसे अब अगला जो पॉइंट है इसका वो है, दे आर गुड इनफ फॉर मेनी पर्पसेस। वो हर तरह के पर्पसेस, बहुत सारे पर्पसेस में वो काम आते हैं। दे आर गुड इनफ फॉर मेनी पर्पसेस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है, इतना ही सफिशिएंट है इसमें। फिर जो कार्बन रेसिस्टर्स हैं, कार्बन रेसिस्टर्स ये सिलेंड्रिकल शेप के रेसिस्टर्स होते हैं, और मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज्यादा कार्बन रेसिस्टर यूज करे जाते हैं। अब पेज नंबर 11 पर आ जाइए। पेज नंबर 11 पर ये है टॉपिक हमारा, कलर कोड और कार्बन रेसिस्टर्स। कार्बन रेसिस्टर्स के लिए कलर कोडिंग क्या होती है? कलर कोडिंग का मतलब क्या होता है कि उनके कलर से ही मैं ये बता सकता हूँ कि रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो। तो अलग अलग कलर्स के रेसिस्टर्स आते हैं, तो हमारे हमारे पास जो है वो ऐसा होगा कि रेसिस्टेंस के ऊपर, रेसिस्टेंस क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं, तो उनको देखकर मैं ये बता पाऊँ कि ये रेसिस्टेंस कितनी वैल्यू का है, उसके ऊपर लिखा नहीं रहता। तो हम उसको देखकर बता पाए, वो देखने का तरीका क्या होता है वो देखिएगा। मैं ही मिटा दूं सारा, मैं ही सारा मिटा दूं, यस सर। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट वेट कर लीजिए, मैं ना जरा पानी पी रहा हूँ, बस 1 मिनट वेट करो। Color code for carbon resistors. A color code is used to indicate the resistance value of a carbon resistor and its percentage accuracy। कि वो resistor जो है वो कितना accurate है, कितना accurate मतलब कितना सही है। तो इसके लिए ना एक टेबल होती है कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग की एक टेबल होती है इस तरीके से कि रेसिस्टर का जो कलर होता है ना, मैं उस कलर को देखकर ही बता पाऊँ कि उस रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो ये ऐसे है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए कलर, कलर क्या है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, येलो, ग्रीन, ब्लू,
वायलेट, ग्रे और व्हाइट, ये कलर होते हैं। फिर मतलब इस तरीके के इतने कलर आपको दिखाई देंगे उसमें, अगर कोई भी रेसिस्टेंस आपको दे दिया। फिर है लेटर, मतलब इसका पहला पहला लेटर ले लिया बस, बी, बी, आर, ओ, वाई, जी, पी, ई, जी, डब्ल्यू। मुझे लग रहा है पढ़ रखा होगा आप लोगों ने स्कूल में तो ये। यस सर, बहुत पहले पढ़ा था कोचिंग में किसी। है ना? अच्छा, फिर जो नंबर है वो नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। नंबर क्या हो गया, 0 से काउंटिंग शुरू करो, 9 तक पहुंच जाओ। तो नंबरिंग किस तरीके से होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर नंबर के बाद में जो अगला कॉलम है वो है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में मुझे क्या करना है, जितने भी नंबर हैं इन सबको 10 की पावर में आप रख दीजिए। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। ये इसके बाद एक छोटी सी चीज और लिखनी है यहाँ पर, कलर। और कलर के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे टोलरेंस, TOLERANCE, टोलरेंस। गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ नो फोर्थ बैंड। अभी समझ जाएंगे आप, इसका मतलब आसान है काफी। अगर गोल्ड है तो आप लिखिएगा 5% टोलरेंस, अगर सिल्वर कलर है तो आप लिखेंगे 10% टोलरेंस। और अगर कोई चौथा बैंड ही नहीं है, फोर्थ बैंड ही नहीं है, ये बैंड क्या है वो भी बताऊंगा, 20% टोलरेंस। और टोलरेंस क्या है वो भी अभी बताएंगे। इसके बाद ये तो कलर कोडिंग हो गई। कलर कोडिंग हमको इस तरह से याद रखनी है कि यहाँ पर ब्लैक, वो जो बी है ना, बी, वो 3 दिखाई दे रहे हैं। तो पहला बी जो है वो ब्लैक के लिए, दूसरा बी ब्राउन के लिए, और तीसरा बी ब्लू के लिए। तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं, बी बी रॉय, ROY रॉय, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, GB, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो हमने इस तरीके से इसको लर्न कर लिया। अब ये जो इसके लेटर्स हैं उससे क्या समझ में आया, बीबी रॉय का मतलब पहले ब्लैक आएगा फिर ब्राउन आएगा, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ऑफ हटा दो, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि GB। ठीक है, हैज हटा दीजिए, वेरी गुड वाइफ यानी कि V फॉर वायलेट, गुड फॉर ग्रे, एंड वाइफ एज इन वाइट, है ना। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ऐसे करके मैंने इसको याद कर लिया। फिर अगर गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10%, अगर कोई चौथा बैंड नहीं है, बैंड क्या है अभी बताते हैं, तो लिखेंगे 20%। अब देखिएगा, अब कलर कोड्स को स्टडी करने के दो अलग अलग सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम है फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम क्या है कि कोई भी, अगर मैं कार्बन रेसिस्टर की बात करूंगा तो कार्बन रेसिस्टर बेटा इस तरीके का होगा। वायर ऐसे आ रहा है और ऐसे निकल रहा है, और इस पे ना अलग अलग बैंड्स बने हुए होंगे, रिंग्स बनी हुई होंगी। कैसे, मान लीजिए एक रिंग ऐसी है, ये एक रिंग है, ये हो गई मेरी फर्स्ट रिंग। अब मान लीजिए दूसरी रिंग इस पर बना रखा है, दूसरा बैंड है इस पर ऐसे बना हुआ है, वो ऐसा हो गया।
इसका कुछ कलर है, मैं भी आता हूँ कलर्स पर भी। फिर ये तीसरी रिंग है, मतलब तीसरा बैंड है, ये ऐसे दे रखा है। और फिर ये चौथा बैंड है। ठीक है, इस तरीके से मुझे एक ये रेसिस्टर है मेरे पास। रेसिस्टर होता है इतना जरा सा है, बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन क्या है कि हमने उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके हम उसको बड़ा फॉर्म में लेकर देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट सिस्टम किस तरीके से काम करता है कि मैंने ना ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट सिस्टम का पहला पॉइंट देखिएगा, द फर्स्ट बैंड इंडिकेट्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट बैंड इंडिकेट्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह से अगला देखिए, द सेकंड बैंड इंडिकेट्स द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड है, द थर्ड बैंड इंडिकेट्स द पावर ऑफ 10 with with which the above two with which the above two significant figures must be multiplied to get the resistance value in ohms. The fourth band indicates the tolerance or possible variation in percent of the indicated value. अब जरा देखिएगा, इसमें क्या है कि मैं ना यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, सीधा ना ये इसके रेसिस्टेंस वैल्यू बताई कैसे जाती है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो मैं सीधा एग्जांपल पर आता हूँ। ये देखिए एग्जांपल नंबर 1 है, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Example number 1. In the given figure, the colors of the four bands are red, red, red and silver. The resistance value is, आप इसकी resistance value बताइए। चार बैंड दे रखे हैं, पहला बैंड है रेड, दूसरा बैंड है ये भी रेड। आकृति मेरी आवाज आ रही है? तीसरा बैंड जो है ये भी सिल्वर, ये भी रेड है। यस सर। ओके, और जो चौथा बैंड है ये है सिल्वर कलर का। ठीक है, मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि रेड का नंबर क्या है। रेड आप उठाइए, रेड ये रहा, रेड का नंबर क्या है 2। तो इसका मतलब पहला बैंड, फर्स्ट बैंड इंडिकेट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो लिखिए 2। सेकंड बैंड इंडिकेट्स सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, तो लिखिए फिर से 2, सेकंड बैंड पर भी तो रेड है। एंड थर्ड बैंड इंडिकेट्स द पावर ऑफ 10 टू विच दिस टर्म इज गेटिंग मल्टीप्लाइड। इसका मतलब 10 की पावर 2, 22 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। बताइए इतना समझ में आ गया? 22 इंटू 10 की पावर 2, ये समझ में आ यस गया? सर। ये तीन बैंड से Yes, आ गई है sir. वैल्यू। अब बात करते हैं सिल्वर का मतलब क्या है। सिल्वर का मतलब है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि कितना वो टॉलरेट कर सकता है, कितना वो झेल सकता है। झेलने का मतलब क्या है, हम ये कहेंगे 22 इंटू 10 की पावर 2 ओम प्लस माइनस 10%। प्लस माइनस 10% का मतलब क्या है कि ये इस रेसिस्टेंस की टॉलरेंस है, मतलब ये इतना प्लस माइनस 10% का वेरिएशन हो सकता है इसकी वैल्यू में। तो सर्किट इतना झेल जाए, ये समझ में आ गई कि नहीं? कि अगर मुझे कोई यस भी सर। रेसिस्टेंस दे रखा है तो उसमें अलग अलग रंगों के ना छल्ले बने हुए होते हैं, रिंग्स बनी हुई होती है। तो मैं उन रिंग्स को देखकर ये बता देता हूँ कि इस रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 था, इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है कि ये जो चार कलर्स हैं ये क्या दे रखे हैं, मैं इसको मिटा दूं। ये आपको नोट्स में दे रखा है एग्जांपल, आप समझ जाओगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ और अगला एग्जांपल देख रहा हूँ, और आप मुझे खुद बताइएगा कि रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी बता देना। देखिए मैं सिर्फ कलर्स बताऊंगा, कलर की कोडिंग करके रेसिस्टेंस की वैल्यू आप बताएंगे। पहला रिंग है येलो कलर का, दूसरा रिंग है वायलेट कलर का, तीसरा रिंग है ब्राउन कलर का, और जो चौथा रिंग है, ये जो फोर्थ बैंड है, ये फोर्थ बैंड है गोल्ड कलर का, गोल्डन कलर का। अब मुझे आप बता दीजिए कि ये जो रेसिस्टर दे रखा है, इस रेसिस्टर की वैल्यू क्या है। सर येलो के लिए 4 होता है।
4, चलो और बोलो। सर वॉयलेट के लिए 7। वॉयलेट के लिए 7, 47 हो गया। यस सर। सर ब्राउन फिर into 10 to the power 1 इंटू 10 टू द पावर 1, और गोल्ड के लिए ±5%। ±5%, यानी कि 5% का ऊपर नीचे इसमें वैल्यू हो सकती है, ठीक है, लेकिन लगभग लगभग 47 इंटू 10 की पावर 1 ओम ये इस रेसिस्टेंस की वैल्यू है। समझ में आ गया है ना? कोई भी यस सर। चीज़ बस आपको ये याद रखना है, और इसमें बस ये याद रखना, और याद भी क्या रखना है यार, याद हो गया बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, और सबसे पहले जो बी है, 3 बी आ रहे हैं इसमें, तो पहले वाला बी ब्लैक के लिए, दूसरे वाला बी ब्राउन के लिए, और तीसरे वाला बी ब्लू के लिए। बाकी सब कलर्स को तो आप बता ही सकते हो, बाकी सबके तो अल्फाबेट्स अलग अलग है ना? अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं, इसमें पेज नंबर 13 पर है एक एग्जांपल और। अब इसमें क्या है, इसमें चौथा बैंड है ही नहीं, हटा दो चौथा बैंड। सिर्फ 3 बैंड दे रखे हैं, और तीनों बैंड्स के कलर क्या क्या दे रखे हैं। पहले का दे रखा है ग्रीन, दूसरे का दे रखा है वॉयलेट, और तीसरे का दे रखा है रेड। अनिकेत बताओगे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, या चले गए? सर एक सेकंड। बता दो। सर 5 54 7। एक मिनट अनिकेत को बताने दो, एक मिनट रुक जाओ, बता दो। 54 into 10 की पावर 2 ±20%। बिल्कुल गलत, तुम बताओ आकृति। सर 57 into 10 to the power 2 ±20। ±20, और तुम बता रहे हो 54, 54 कहाँ से आ गया? 4 तो येलो के लिए है, ये तो वॉयलेट है। अच्छा सर वो ब्लर हो रहा था तो मेरे को लगा येलो है। जल्दी में रहते हो ना तुम। नहीं सर 57, सच में ब्लर हो रहा, स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, 57 इंटू 10 की पावर 2 ओम और ±20%, ठीक है, ±20% का मतलब क्या है, नो फोर्थ बैंड, अगर कोई चौथा बैंड है ही नहीं तो। अच्छा, तो ये तो फर्स्ट सिस्टम हो गया किसी भी रेजिस्टेंस को मार्क करने का। एक सेकंड सिस्टम भी होता है। सेकंड सिस्टम पता चलता है, अलग टाइप के रेजिस्टर्स आते हैं कुछ, भाई कुछ रेजिस्टर्स पर तो इस तरीके के कलर के रिंग्स बने होते हैं, लेकिन कुछ रेजिस्टर अलग तरीके से आते हैं। वो रेजिस्टर अगर मुझे मिल जाए तो उन्हें देखकर मैं सेकंड सिस्टम फॉलो करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेकंड सिस्टम। अब आप देखिएगा सेकंड सिस्टम में क्या होगा। सेकंड सिस्टम में जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ऐसा दे रखा है रेजिस्टेंस, ये है रिंग, ये जो पोर्शन है ये रेजिस्टेंस का एंड हो गया, एक एंड इधर एक एंड इधर। यहाँ बीच में एक बड़ा सा डॉट लगा रहता है, एक डॉटेड एक डॉट होता है, ठीक है, और ये जो पूरी बॉडी है इसकी रेजिस्टेंस की, इस बॉडी का कोई एक पर्टिकुलर कलर होता है। ये हो गई पूरी की पूरी बॉडी। ये होता है जी एक रेसिस्टर, इस तरीके का। देखो एक रेसिस्टर मेरे पास ऐसा आ सकता है कि जिसमें एक बैंड, दो बैंड, तीन बैंड या चार बैंड बने हुए हो एक के पीछे एक, विद सम गैप। और एक रेसिस्टर मेरे पास ऐसा आ सकता है कि जिसका इधर वाले एंड का और इधर वाले मतलब आगे और पीछे जो दो एंड्स होते हैं, उन दो एंड्स का कुछ पर्टिकुलर कलर होगा।
तो अगर एक ऐसा रेसिस्टर आ जाए जिसमें इस एंड पर कुछ कलर हो और इस एंड पर कुछ कलर हो और बीच में एक मोटी सी रिंग लगी हुई हो, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन हो, उस रिंग का कलर कुछ और हो, ठीक है, बॉडी का कलर कुछ और हो और यहाँ पर ये डॉट है, इस डॉट का कलर कुछ और हो, ठीक। तो ऐसे में मैं सेकंड सिस्टम फॉलो करता हूँ। सेकंड सिस्टम क्या है देखिए, आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ बोलकर सुना रहा हूँ। देखो नोट्स पे ये लिखा हुआ, ये है आपका सेकंड सिस्टम, इसमें ये दो एंड हो गए, एंड इधर वाला और एक इधर वाला एंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे फिंगर को, मैं हटा चुका हूँ ये नोट्स को, पता नहीं ये कैसे स्लो चल रहा है। अच्छा देख लीजिए, ये एक एंड इधर हो गया, एक एंड इधर हो गया, मतलब डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने यहाँ सामने बनाया है। तो इसमें फर्स्ट देखिएगा, द कलर ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब मैं बॉडी का कलर देखूंगा और बॉडी का कलर देखने पर मैं ये बताऊंगा कि मेरा पहला सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर ग्रीन को देखकर मैंने बोल दिया 5, वॉयलेट को देखकर मैंने बोल दिया 7, ठीक। अच्छा, द कलर ऑफ द एंड गिव्स द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो एंड है ना, इस एंड के कलर से मुझे ये पता चल जाएगा कि सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड डिजिट कौन सी होगी। फिर है द कलर ऑफ द डॉट गिव्स द नंबर ऑफ जीरोस टू बी प्लेस्ड आफ्टर द सेकंड फिगर, फिर सेकंड फिगर के बाद मुझे नंबर ऑफ जीरोस कितने लगाने, ये मुझे रिंग के कलर से पता चलता है, सॉरी डॉट के कलर से पता चलता है। और कलर ऑफ द रिंग गिव्स द टॉलरेंस और परसेंट एक्यूरेसी ऑफ द इंडिकेटेड वैल्यू। मेरी बात समझ में आ गई। हम एक एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो बॉडी है, बॉडी का कलर दे रखा है येलो, मैं एक एग्जांपल देख रहा हूँ, बॉडी का कलर दे रखा है येलो। जो एंड है, एंड का कलर दे रखा है वॉयलेट, ठीक है। डॉट जो है, डॉट का कलर दे रखा है ऑरेंज, और जो रिंग है, रिंग का कलर दे रखा है सिल्वर। तो देखिएगा, सबसे पहले कलर ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो बॉडी का कलर क्या दे रखा है येलो, येलो का मतलब 4, तो रेजिस्टेंस की पहली सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 4। फिर सेकंड पॉइंट है द कलर ऑफ द एंड गिव्स द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, कलर ऑफ द एंड, एंड का कलर क्या है वॉयलेट, ये मुझे देगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। वॉयलेट के लिए क्या हो गया बेटा 7, 4 7 मल्टीप्लाइड बाई जो डॉट का कलर है, द कलर ऑफ द डॉट गिव्स द नंबर ऑफ जीरोस टू बी प्लेस्ड आफ्टर द सेकंड फिगर। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, अगर 10 की पावर 2 लिख रहा हूं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 2, 10 की पावर 6 लिख रहा हूं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 6। तो कलर ऑफ द डॉट, डॉट से पता चलता है कि 10 की पावर में क्या लिखना है। तो डॉट क्या है, डॉट का कलर क्या दे रखा है ऑरेंज, मतलब 10 की पावर 3। और रिंग का कलर क्या दे रखा है सिल्वर, रिंग के कलर से पता चलता है टॉलरेंस लेवल, तो टॉलरेंस लेवल कितना हो गया, सिल्वर का क्या होता है 10%, 47 into 10 की पावर 3 ओम प्लस माइनस 10%। बताइए समझ में आ गया दोनों को। यस सर। ठीक है, ये हो गया, ये आपका पेज नंबर 13 तक था। फिर उसके बाद आप देखिए कि आगे जो है पेज नंबर 14, सर वो पेज कल नंबर करें। 14 पर मैंने न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, और इसमें ये फर्स्ट न्यूमेरिकल और सेकंड न्यूमेरिकल आपको ना लास्ट वाली क्लास में मैंने करवा दिया था। उसके बाद ये 4 न्यूमेरिकल बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, इन सबके आंसर लिखे हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। क्वेश्चन आप करके देखना, अगर कोई भी एक या दो क्वेश्चन या चलो चारों भी नहीं होते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करिए, ओके बाकी सर, नेक्स्ट क्लास में करवा, थैंक यू सर। ठीक है। चलिए जी, ओके, और ध्यान रखना भाई अपना, थैंक यू सर। चलिए ओके।